डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। आपने ये वन लाइनर कई बार सुना होगा। तो इन्वेस्टमेंट्स में इस वन लाइनर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट किसी एक इक्विटी फंड या डेट फंड में नहीं करें। सिमिलरली आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में नहीं करें और आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट किसी एक ही एसेट क्लास में नहीं करें। जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा ही स्प्रेड आउट करो अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज। कमोडिटीज में मोस्टली हम गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें ऐसा करने को इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इसीलिए जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिस आवर गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिस्क एपेटाइट हमें अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड आउट करना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट एंड गोल्ड। करंटली अगर आप स्टॉक मार्केट्स को देखें तो स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं और फिलहाल जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं मोस्टली वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लें। पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था उस समय आपने इक्विटी में अपना एलोकेशन डिसाइड किया होगा। सपोज आपने डिसाइड किया कि इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट अबाउट 70% होगा ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। नाउ सपोज आपने जो 70% एलोकेशन किया था इक्विटी में वो बिकॉज ऑफ ह्यूज रैली इन स्टॉक मार्केट्स अब बढ़कर हो गया है अबाउट 90% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। सो नाउ अब आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विटी का एलोकेशन बढ़कर 90% हो गया है उसे आप घटाकर अगेन 70% कर लेंगे और इक्विटी को बेचने के बाद जो भी पैसा आपके पास आएगा वो पैसा आप दूसरे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेंगे लाइक डेट। अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं जो कि लंबे समय से स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिसे इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा आइडिया है तो आप इजीली अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं जिसने रिसेंटली ही स्टॉक मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और साथ ही अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा आइडिया नहीं है तो आपके लिए पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना डिफिकल्ट हो सकता है। पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते वक्त जो कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये हैं कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम या स्टॉक बेचना चाहिए और अगर हम ये बेचते हैं तो जो हमारे पास कैश आएगा उस कैश को हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि जब भी आप किसी भी इक्विटी फंड को बेचते हैं तो उस पर टैक्सेशन भी एप्लीकेबल होगा। पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के दौरान अगर आप अपने इक्विटी फंड्स को 1 ईयर के बाद बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होगा और अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख से ज़्यादा है तो जो भी अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है उस पे आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फंड्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा जिसमें अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये फंड्स बेसिस मार्केट कंडीशंस खुद ही आपके पोर्टफोलियो का रीबैलेंस कर देंगे। मल्टी एसेट एलोकेटर फंड डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपना इन्वेस्टमेंट करता है लाइक इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। इन फंड्स को अपने टोटल एसेट्स का एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट 10% एलोकेशन करना होता है अक्रॉस ऑल 3 एसेट क्लासेस। करेंटली 10 मल्टी एसेट्स फंड्स अवेलेबल हैं। आउट ऑफ दीज फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि न्यू फंड्स हैं जिनका इवन 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। साथ ही वैसे फंड्स को भी हम फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। सो आउट ऑफ दीज फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो है मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड, नवी 3-in-1 फंड, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड, क्वांट मल्टी एसेट फंड, SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एंड टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड। आउट ऑफ दीज 10 फंड्स अगर आप परफॉर्मेंस देखें दैट इज रिटर्न्स चेक करें अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर तो क्वांट मल्टी एसेट फंड का रिटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा है। इस फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है लेकिन इसका AUM काफ़ी छोटा है एट 133 करोड़। सो ऑल्दो बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल AUM हम क्वांट मल्टी एसेट फंड को अपने फाइनल लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हम क्वांट मल्टी एसेट फंड के परफॉर्मेंस को स्टडी करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि ये फंड इतना अच्छा रिटर्न जनरेट कैसे कर पा रहा है। So now we are left with 4 funds
आउट ऑफ दिस 4 फंड्स अगर आप यूटीआई मल्टी एसेट फंड का परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। और अगर आप एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड का परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड भी 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है और सिर्फ 1 ईयर के होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बेयरली बीट किया है। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर के होराइजन में इस फंड ने बेयरली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। साथ ही इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई इस फंड का 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का एवरेज रिटर्न भी ज़्यादा हो गया है। सो ओवरऑल अगर आप इस फंड के लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को छोड़ दें तो इस फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अगर आप एक्सेस ट्रिपल एडवांटेज फंड के परफॉर्मेंस को देखें तो 1 ईयर एंड 3 ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है, जबकि 5 ईयर होराइजन में इस फंड ने बेयरली अपने बेंचमार्क को बीट किया है और 10 ईयर में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। सो ओवरऑल आउट ऑफ दिस 4 फंड्स कोई भी फंड ऐसा नहीं है जिसने कि कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया हो। सो आउट ऑफ दिस 4 फंड्स हम यूटीआई मल्टी एसेट फंड एंड एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। एंड परफॉर्मेंस वाइज एक्सेस ट्रिपल एडवांटेज फंड नंबर 1 फंड होगा एंड आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड नंबर 2 फंड होगा। सो नाउ हम एक्सेस ट्रिपल एडवांटेज फंड के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.46% और इसका एग्जिट लोड है 1% अगर आप इस फंड के 10% से ज़्यादा यूनिट्स को रिडीम करते हैं विद इन 365 डेज। इस फंड के इक्विटी पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इस फंड के डेट पोर्टफोलियो का एवरेज क्रेडिट रेटिंग AAA है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और साथ ही इस फंड के डेट पोर्टफोलियो का YTM दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी 5.13% है। इस फंड का अगर आप एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है 68.60%, डेट में इन्वेस्ट किया है 21.70% एंड गोल्ड में इन्वेस्ट किया है 9.70%। इस फंड का डेट एंड इक्विटी पोर्टफोलियो दोनों ही वेल डाइवर्सिफाइड है। डेट में इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में मेजर एक्सपोजर नहीं लिया है। इस फंड के टॉप इक्विटी होल्डिंग्स हैं इन्फोसिस, TCS, ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड बजाज फाइनेंस। सो क्वालिटी वाइज इस फंड का टॉप इक्विटी होल्डिंग काफ़ी अच्छा है। नाउ हम क्वांट मल्टी एसेट फंड के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अक्रॉस ऑल होराइजन्स अच्छे मार्जिन से बीट किया है। अगर आप क्वांट मल्टी एसेट फंड के बेंचमार्क का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न चेक करेंगे तो ये सबसे कम है एट 15.69%। इस फंड के लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क का रिटर्न इतना कम इसलिए है क्योंकि अगर आप इस फंड के बेंचमार्क को देखें तो इसका बेंचमार्क गोल्ड में 34% इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड में 33% इन्वेस्ट करता है एंड इक्विटी में सिर्फ 33% इन्वेस्ट करता है। जब भी आप किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली आप उस फंड के बेंचमार्क को भी चेक करते हैं, क्योंकि बेंचमार्क से आपको ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क को सही से फॉलो कर रहा है। अगर आप इस फंड के पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो इस फंड ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है 23.90%, डेट में इन्वेस्ट किया है 10.80% एंड इक्विटी में इन्वेस्ट किया है 64.60%। सो ओवरऑल ये फंड अपने बेंचमार्क को सही से फॉलो नहीं कर रहा है। नाउ हम इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है। इस फंड ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और मेटल सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी हाई रिस्क पोर्टफोलियो इस फंड ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है लास्ट 1 ईयर में। इस फंड का अगर आप डेट पोर्टफोलियो चेक करें तो इस फंड ने अपने टोटल एसेट का 9.87% इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ में, जो कि मैच्योर होगा 2035 में। करेंटली इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम हैं और बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे। और इस तरह के इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हमें ऐसे डेट पेपर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका एवरेज मैच्योरिटी एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम हो, जबकि इस फंड ने एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी में अपना इन्वेस्टमेंट किया है जिसका एवरेज मैच्योरिटी एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे डेट पेपर में करते हैं जिसका एवरेज मैच्योरिटी एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो इस तरह के डेट पेपर्स में आपको लॉस हो सकता है।
सो ओवरऑल इस फंड का डेट पोर्टफोलियो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अभी तक हमने ये देखा कि ऑल दो इंडिया में स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन ज़्यादातर मल्टी एसेट फंड्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रहे हैं। मल्टी एसेट फंड्स में अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होगा कि जब मार्केट्स करेक्ट होंगे तो बिकॉज ऑफ दीज फंड्स इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड डेट फंड्स, हमारा फंड एज कंपेयर टू बेंचमार्क ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा और उसमें काफ़ी कम करेक्शन आएगा। सो नाउ हम इन फंड्स के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। सो एज ऑन 1 अप्रैल 2020 अगर आप एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल था इसके बेंचमार्क के। लेकिन अगर आप दूसरे फंड्स के लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो इन सारे फंड्स ने अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न जनरेट किया था। और अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड को देखें तो उस समय इस फंड का AUM था 1 करोड़। इस फंड के बेंचमार्क का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न सबसे ज़्यादा था, क्योंकि इस फंड ने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 34% इन्वेस्ट किया था गोल्ड में, 33% इन्वेस्ट किया था बॉन्ड में और सिर्फ 33% इन्वेस्ट किया था इक्विटी में। लेकिन उस समय भी क्वांट म्यूचुअल फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया था -15%। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस हमने ये देखा है कि मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, किसी भी मार्केट कंडीशन में इन ज़्यादातर मल्टी एसेट फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। सो ओवरऑल ये अच्छा होगा कि हम अपना इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में अवॉइड करें। हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये होगा कि हम प्योर इक्विटी फंड या प्योर डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।